हेलो फ्रेंड्स, सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी की फ्री लेक्चर की सीरीज़। ये CAPF CDS एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वाई? बिकॉज हमने इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली चीज़ों को कवर किया है। यहाँ पर हम फोकस करेंगे जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं या जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी एस्पेक्ट पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चर्चा की गई है। ये NCERT बेस्ड पूरी सीरीज़ रहने वाली है, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो तीन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है, उन सभी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल तरीके से कवर किया जाएगा। जैसा कि ये फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ी सी बेसिक अगर हम बातें करें तो इसके PDFs और ये सभी चीज़ों के लिए या स्टडी मटेरियल, ये सभी चीज़ों के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एज डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाने की ज़रूरत है और सर्च करने की ज़रूरत है एज डिफेंस, और उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको रेलिवेंट स्टडी मटेरियल्स और बाकी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम फोकस करें यहाँ पर कि इसमें चीज़ों को किस तरह से कवर किया जाएगा, तो सबसे पहले अगर आप देखें, ये पहला जो आपका चैप्टर है, हम आज से माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसको, तो इसमें सिर्फ दो एस्पेक्ट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये इस पर हमारा बहुत ज़्यादा डिटेल्ड फोकस होगा। हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू और क्या क्या चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट हैं, उन सभी पे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ साथ हम साथ में वैल्यू एडिशन भी करते चलेंगे, यानी जो NCERT में चीज़ें नहीं हैं लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस बन चुके हैं, उन सभी पे भी हमारा यहाँ पर फोकस होगा। तो इन सभी तमाम डायमेंशंस पे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल तरीके से इसमें जो है वो कवरेज करेंगे। साथ साथ हम इसमें नोट्स बनाने के लिए भी आपको बताते रहेंगे कि आपको कहाँ पर किस प्रकार से जो है वो नोट्स बनाने हैं। जैसे कि अगर आप हमारे साथ जो है वो हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, तो 50-60 पेज में पूरी कंप्लीट की एक कंप्लीट जो इकोनॉमिक्स है उसकी आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगी, जो कि आप एग्जाम से पहले बहुत ही आसानी से रिवाइज कर पाएंगे, बिकॉज आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी बन चुकी होगी। तो कहाँ पर किन सभी चीज़ों पे आपको नोट्स बनाने हैं, कहाँ पर क्या चीज़ लिखना है, इन सभी पे हमारा डिटेल्ड फोकस होगा। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ये सीरीज़ होने वाली है। इस सीरीज़ को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसे फॉलो करें। ठीक है, बाकी अपने फीडबैक्स और ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़रूर हमें दें, ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। और अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली बताएं कि आप सर इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एंड देन अगर आप इस सीरीज़ में जो भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स ये लगते हैं वो बताएं, या कोई सजेशंस आप देना चाहते हैं जो आपको लगता है कि इस सीरीज़ में अगर इंक्लूड की जाए तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, तो उन सभी को भी आप बता सकते हैं। हम उन सभी चीज़ों को भी इंक्लूड इसमें करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। अगर हम पहला टॉपिक यहाँ पर देखें तो पहला टॉपिक है हमारा सिंपल इकोनॉमी। वैसे अगर देखें तो उतना रेलिवेंट ये नहीं है, बट हम थोड़ी सी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अगर हम किसी भी एक पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, आप अपने बारे में इन सभी चीज़ों को लेकर चलेंगे। इकोनॉमी में बहुत ही एक शानदार तरीका होता है, अपने आप को अगर उसमें इंक्लूड कर लें तो आप उन सभी चीज़ों को काफ़ी ईजिली समझ सकते हैं। तो एक समझ लें पर्सन, जब भी मैं पर्सन की बात करूँ आप अपने बारे में सोचें। एक पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो एक पर्सन के क्या होते हैं, कुछ वांट्स होती हैं और कुछ नीड्स होती हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन वांट्स एंड नीड्स ऑफ अ पर्सन। अब वांट्स और नीड्स किस फॉर्मेट में हो सकती हैं, तो गुड्स और सर्विसेज के फॉर्मेट में हो सकती है। ठीक है, नीड्स आपको पता होंगी, जो चीज़ें नेसेसिटी हैं एक लाइफ को जीने के लिए, और वांट्स जो एक व्यक्ति चाहता है। तो अगर हम कुछ जैसे वांट्स की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल या नीड्स की बात करें तो फूड हो सकती हैं, क्लोथिंग हो सकती हैं, शेल्टर हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ लाइक रोड, रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, या फिर टीचर्स, डॉक्टर, इन सभी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये किस फॉर्मेट में हमें ज़रूरत पड़ती है, गुड्स और सर्विसेज के फॉर्मेट में। अगर हम सबसे पहले यहाँ समझें कि गुड्स क्या होती हैं और सर्विसेज क्या होती हैं। अगर हम गुड्स की बात करें यहाँ पर, तो गुड्स आर फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट दैट यूज टू सेटिस्फाई दी वांट्स एंड नीड्स ऑफ अ पीपल। यानी कि आप इस चीज़ को समझें कि गुड्स जो हैं वो फिजिकल फॉर्म में क्या होते हैं, एसेट्स होती हैं या ऑब्जेक्ट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एक गुड की बात करें तो फॉर एग्जांपल कार, ठीक है, या फिर आप कोई भी बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स, ये सारे क्या हैं, आपके गुड्स हैं। लेकिन सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज आर इनटेंजिबल आइटम्स। इनटेंजिबल किस प्रकार से, फॉर एग्जांपल एक पर्सन चाहता है कि मैं एजुकेटेड बनूं, तो एजुकेटेड बनने के लिए उसे क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन कौन उसे देगा, टीचर। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि हेल्दी रहना,
ठीक है, हेल्दी रहना, तो उसे हेल्दी, फॉर एग्जांपल उसे डिसीजेज हैं ये सभी, तो उनसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? डॉक्टर। तो ये सारे क्या है? सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द टीचर और द डॉक्टर, जिसे एविल क्या कर रहा है? कोई एक पर्सन कर रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ को समझ चुके होंगे कि एक पर्सन के क्या होते हैं, कुछ वांट्स होती हैं और कुछ नीड्स होती हैं, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्मेट में होती हैं। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स आर फिजिकल एंड टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स टू सेटिस्फाई द पीपल वांट, और सर्विसेज क्या है? इंटेंजिबल वांट्स और इंटेंजिबल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए एक पर्सन के कुछ वांट्स हैं और नीड्स हैं, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में हो सकती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्मेट में हो सकती है। अब इन्हें फुलफिल करने के लिए क्या है? एक पर्सन के पास क्या होती हैं? रिसोर्सेज होती हैं। एक पर्सन के पास अब जो भी उनके वांट्स हैं, नीड्स हैं, उन्हें फुलफिल करने के लिए क्या है? उनके पास कुछ रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ रिसोर्स की डेफिनेशन को समझें, तो रिसोर्स क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, टूल्स, मशीनरी, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। अभी हम समझेंगे इसे, बहुत ही बेसिक और लेमन लैंग्वेज में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, तो इंडिविजुअल क्या होता है? एक डिसीजन यूनिट, डिसीजन मेकिंग यूनिट, ठीक है। एक जो पर्सन जो डिसीजन लेता है उसे हम इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक पर्सन भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकता है, एक हाउस होल्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इसे भी हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम रिसोर्सेज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रिसोर्सेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके पास लैंड है, या कोई लेबर, या फिर मान लेते हैं कैपिटल, किसी प्रकार के आपके पास अगर रिसोर्सेज है जिन्हें आप यूटिलाइज करेंगे अपने वांट्स और नीड को फुलफिल करने के लिए, या कह सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लैंड है, आप क्या कर सकते हैं सर? उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के दौरान आप जो फूड एंड ग्रेन्स ये सभी कल्टिवेट करेंगे, उन्हें क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे, उससे मनी गेन करेंगे, और जो भी आपकी वांट्स हैं, नीड्स हैं, उन्हें आप क्या कर सकते हैं? फुलफिल कर सकते हैं। आप मान लेते हैं आपके पास लैंड नहीं है, तो आप लेबर कर सकते हैं, यानी कि जो सर्विस अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ठीक है, अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इन फॉर्म ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी बात करूं आपकी, तो आप भी क्या है? सर्विस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। आप क्या फोकस कर रहे हैं कि सर मैं अभी सीएपीएफ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं सीडीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूं, ठीक है, और जब मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूँ, ठीक है, तो आप सर्विस सेक्टर में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या है? ये भी आपका एक प्रकार से रिसोर्स हुआ, जिसे आप यूटिलाइज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आपके वांट्स और नीड है उन्हें फुलफिल करने के लिए। बाकी फिर कैपिटल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो रिसोर्सेज क्या होती हैं? अगर यहाँ पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि दुनिया में क्या है, या फिर हम किसी भी इकोनॉमी में अगर बात करें, तो रिसोर्सेज अपने आप में क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लैंड क्या है? लिमिटेड है। लेबर क्या है? लिमिटेड। आप लिमिटेड ही लेबर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और थोड़ा सा बेसिक समझाऊँ। फॉर एग्जांपल आप सीएपीएफ में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सीएपीएफ एसी। अब क्या है? आपके पास सैलरी क्या मिल रही है? फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपीज़ आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, पर मंथ। अब आपके पास इतने ही रिसोर्सेज हैं, 1,00,000। अब इसी में आपको क्या करने हैं? चॉइसेस करनी होंगी, यानी आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि क्या क्या आपके वांट्स हैं और नीड्स हैं और क्या क्या चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड चीज़ों को ले सकते हैं। एक लिमिटेड है, आपको पता है कि 1,00,000 मेरी सैलरी है, तो उस अनुसार से मैं चीज़ों को लूँगा, यानी रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिमिटेड है। तो हमें वांट्स और नीड्स के बीच में जो चॉइस है वो हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ चुके हो कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और उन्हें हमें यूटिलाइज करना होता है हमारे जो वांट्स है और नीड को यूटिलाइज करने में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा आगे समझते हैं। अब हमें क्या फोकस करना है कि इकोनॉमी में भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर भी रिसोर्सेज क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं। इसीलिए हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या करनी होती है? अरेंज करनी होती है। क्या? देखिए, just as a resources of an individual are scarce, resources of a society is also scarce in comparison to what people might collectively want। तो अब यहाँ देखें, allocation of resources of society would result in production of particular combination of different goods and services। आप थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें आपको एलोकेट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कि यू आर हैविंग अ लैंड, आपके पास क्या है? एक लैंड है, ठीक है। अब मान लेते हैं इस लैंड में आप 100 kgs ऑफ कॉर्न ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, 100 kgs ऑफ कॉर्न ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं सोसाइटी उतनी कॉर्न की डिमांड नहीं करती है, सोसाइटी को सिर्फ 50 kgs ऑफ कॉर्न ही चाहिए।
कितनी केजीज ऑफ कॉर्न चाहिए? 50 केजीज ऑफ कॉर्न ही चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने इस लैंड में, हाफ लैंड में ही, ओनली हाफ लैंड में आप क्या करें, कॉर्न को ग्रो करें, और रेस्ट जो हाफ लैंड है उसमें जो दूसरे प्रोडक्ट डिमांड में है, फॉर एग्जांपल कॉटन डिमांड में है, तो आप जो रेस्ट वाला पोर्शन है उसमें क्या कर सकते हैं, कॉटन ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 केजीज ऑफ कॉटन ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज भी जनरेट कर सकते हैं, जो अभी हम थोड़ा आगे चल के पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गई होगी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इसी लैंड के ऊपर बनाई जा सकती हैं। आप मान लेते हैं कि इसी में जो आपका 50% लैंड बचा, उसमें आपने थोड़े पार्ट में फिर से क्या किया, कॉटन ग्रो कर दिया, बाकी पार्ट में आपने राइस ग्रो कर दिया। तो इस तरह से आप एक ही रिसोर्स के डिफरेंट यूटिलाइजेशन करके, यानी डिफरेंट प्लेसेस पे उसे एलोकेट करके, आप जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकते हैं, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? वी मीन हाउ मच ऑफ विच रिसोर्सेज इज डिवोटेड टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज, यानी प्रत्येक गुड जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कितने रिसोर्सेज लगे हैं, कितने रिसोर्सेज लगे हैं, वो आपका बेसिकली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम 50 केजीज ऑफ कॉर्न ग्रो कर रहे हैं तो मान लेते हैं ये हाफ हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो यूटिलाइज हुआ है। बाकी फिर मान लेते हैं ये 25% ऑफ दैट लैंड इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन 40 केजीज ऑफ कॉर्न। तो इस तरह से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अगर एक इकोनॉमी को हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो एक इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले हम बेसिक इकोनॉमी एक्टिविटीज़ को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ क्या होती है, सबसे पहले प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्न ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल जो है मैं सेम ही लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक सिंक आप बना पाए। ठीक है, अगर मैं कॉर्न की बात कर लेता हूँ तो आप क्या कर रहे हैं, कॉर्न को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द कॉर्न। एक बार जब आपका प्रोड्यूस हो गया कॉर्न, इसके बाद क्या करेंगे, आप उसको मार्केट में ले जाके क्या करेंगे, जो भी सेलर्स हैं उन्हें सेल करेंगे, या जो बायर्स हैं वो उसे बाय करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, इसे एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, एक्सचेंज करेंगे। आफ्टर दैट लास्ट में क्या होगा, जो बायर उसे खरीदेंगे वो क्या करेंगे, इसे कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन। तो यानी अगर आप देखें तो बेसिक क्या है, सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, सबसे पहले आप कॉर्न को प्रोड्यूस करेंगे, देन उसे एक्सचेंज करेंगे, एंड देन यू क्या करेंगे, आप उसे कंज्यूम करेंगे। यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, देन कंजम्पशन, ये तीन क्या है, बेसिक इकोनॉमीज ऑफ लाइफ है। किसी भी लाइफ में प्रोडक्शन, देन एक्सचेंज, देन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन, इसे कहते हैं हम बेसिक इकोनॉमीज ऑफ लाइफ, यानी बेसिक इकोनॉमी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। कुछ भी आप टोमेटोज ग्रो कर रहे हैं, यानी कि टोमेटोज आपने प्रोड्यूस किया, फिर आप एक्सचेंज करेंगे, मार्केट में जाकर उसे सेल करेंगे और फिर उसे कंज्यूम करेंगे। जहाँ पर एक्सचेंज होता है उसे हम मार्केट कहते हैं। अभी हम बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझें कि हर सोसाइटी के पास क्या है, रिसोर्सेज की क्या है, स्कैरसिटी है। तो हमें क्या करना होगा, चॉइस वहाँ पर लाने होगा कि हमें क्या चाहिए। हमारे पास अगर एक लैंड है तो इसमें हमें चॉइस करना होगा कि हम क्या ग्रो करें। हम सब कुछ ग्रो नहीं कर सकते, हम कॉटन ग्रो करें, हम कॉर्न ग्रो करें, या कॉम्बिनेशन अगर करें तो कॉटन कितना ग्रो करें, कितना कॉर्न ग्रो करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि फाइनली अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम होती है, तो व्हाट इज प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटीज, क्या प्रोड्यूस करना है और क्या कितनी क्वांटिटीज में। ये अगर हम देखें तो कौन बताता है हमें, मार्केट बताता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, जिसकी डिमांड होगी वो चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे, कितने क्वांटिटी में, जितने क्वांटिटी में डिमांड होगी उतनी क्वांटिटी में हम करेंगे। जैसे हमें फूड ज़्यादा करना है, या क्लॉथिंग ज़्यादा करनी है, या हाउसिंग ज़्यादा करनी है, या लग्जरी आइटम्स ज़्यादा करनी है। समझ रहे, लग्जरी आइटम्स की मान लेते हैं मार्केट में डिमांड कम है, आप उसे कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता हो लास्ट टू लास्ट ईयर जो है वो आपका कोविड आया। ठीक है, और कोविड में मास्क की जो है वो डिमांड बढ़ गई, तो मार्केट ने बताया कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, तो मास्क प्रोड्यूस करना चाहिए। क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, सैनिटाइजर प्रोड्यूस करना चाहिए। कितने क्वांटिटी में, जितनी मार्केट में डिमांड है। तो मार्केट हमें बताता है कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। देन एक सेकंड क्वेश्चन होता है कि हाउ दीज गुड्स विल बी प्रोड्यूस, ये गुड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, यानी कि हम इसमें ज़्यादा लेबर यूज़ करें या ज़्यादा मशीन यूज़ करें, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद
फॉर हुम द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, किसके लिए हम ये गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें, ये सारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम बात करें इन फाइनल, आपको जो नोट्स जो भी स्टूडेंट बना रहे होंगे, पहली लाइन जो आपको यहाँ पर नोट करनी है, मैं हर जगह आपको बताते चलूँगा, नोट्स आपको हमारे साथ बनाते चलना है, नोट्स बनाने का भी आपको टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नोट ये करना है कि द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ये लाइन आप नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वैसे ऊपर से जितनी बातें थी उससे अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके सामने पहला है, वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये क्वेश्चन सीएपीएफ में भी आ चुका है इससे रिलेटेड, तो इसीलिए आपको इसको समझने की जरूरत होगी, ठीक है। यहां पर आपको नोट साथ साथ बनाते चलना है, मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि द स्कैर्स रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज एंड एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच रिसोर्स इज टू यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड services that can be produced from a given amount of resources and given stock of technological advancement। अब मैं थोड़ा यहाँ समझाता हूँ आपको। देखिए, आपके पास मान लेते हैं ये रिसोर्स के नाम पे एक लैंड है, ठीक है, दिस इज द लैंड दैट यू आर हैविंग, मान लो 1 हेक्टेयर की लैंड है। अब मान लेते हैं इस पूरे लैंड में आप क्या कर रहे हैं, इस पूरे लैंड में आपने क्या कर दिया, कॉटन ग्रो कर दिया। इस पूरे लैंड में आपने क्या ग्रो किया है, कॉटन ग्रो किया। तो इस पूरे लैंड में जब आप कॉटन को ग्रो कर रहे हैं तो आप मान लेते हैं कि 10 kgs ऑफ क्या किया आपने, कॉटन ग्रो कर लिया। कितने केजी, 10 kg ऑफ कॉटन ग्रो कर लिया पूरे लैंड में। यानी आप अगर कॉर्न अब ग्रो करना चाहते हैं तो आप 1 भी केजी अब कॉर्न ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरे ही लैंड पे आपने क्या ग्रो कर दिया है, कॉटन ग्रो कर दिया है। लेकिन अब आपको लगा कि अरे मार्केट में तो कॉर्न की भी डिमांड आ रही है, हम ऐसा करते हैं कि कॉटन की थोड़ी डिमांड कम हो गई है तो हम 9 kgs कर लेते हैं कॉटन। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर जो हमारे पास 1 kg जहाँ पर कॉटन ग्रो हो रहा था वो स्पेस हमारे पास खाली है, तो उस स्पेस में हम ऐसा करते हैं कि कॉर्न ग्रो कर देते हैं। तो फिर आपने क्या किया, 9 kgs ऑफ कॉटन ग्रो किया। तो फिर आप देखेंगे कि 1 kg जो आपका बचा, वो 1 kg पे आपने कॉर्न 1 kg कॉर्न ग्रो कर दिया। अब आपको लगा कि अरे मार्केट में और भी कॉटन की डिमांड कम हो रही है, अब तो 9 kg से भी कॉटन की डिमांड क्या हो गई, 7 kgs हो गई, ठीक है, 7 kg। तो आपने क्या किया, मार्केट में 7 kg की डिमांड थी, आपने 7 kg ग्रो कर दिया। जो बाकी रेस्ट आपका पोर्शन बच गया, जहां पर 3 kg कॉटन ग्रो होता था, वहां पर आपने 2 kg क्या कर दिया, कॉर्न ग्रो कर दिया। अब आपने देखा कि कंप्लीटली जो है वो कॉटन की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो आपने क्या किया कि कॉटन का सीधा डिमांड जो ग्रोथ है वो कम कर दिया, यानी आपने उसे 0 कर दिया। और पूरे ही एरिया में क्या किया आपने, कॉर्न ग्रो कर दिया। तो पूरे एरिया में कितना कॉर्न आपने ग्रो किया, 4 kg कॉर्न जो है वो ग्रो किया। तो आप देखेंगे कि एक ही रिसोर्स में जब आप उसको, एक ही रिसोर्स यानी जो लिमिटेड लैंड है आपके पास, उसमें जब आप धीरे धीरे करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आप बना रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो जब हम देखेंगे कि ये जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ये 5 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इन्हें ही हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, ठीक है। सेट क्या होता है, डिफरेंट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट एंटिटीज़ हैं जिन्हें हमने अरेंज किया है, तो इसे हम सेट कहेंगे। और ये क्या है, डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इस कारण से हम इसे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। तो आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या कहते हैं, यानी एक गिवन रिसोर्स में हमारे पास जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हें हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट कहेंगे, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ समझते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। वैसे आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस लाइन को नोट कर लेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट किसे कहते हैं उसे आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होती है। अगर हम इस चीज़ को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लें, अगर इस चीज़ को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लें, तो देखिए ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर मान लेते हैं हम कॉर्न को रखते हैं, यहाँ पर हम कॉटन को रखते हैं, ठीक है। हमें पता है कि सर पहली बार में हम जब 10 कॉटन ग्रो कर रहे थे तो कॉर्न कितना, 0 ग्रो हो रहा था। और जब हम 4 यहाँ पर ग्रो कर रहे थे तो आपका कॉटन कितना ग्रो हो रहा था, 0, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या थी आपकी, 1 जब आप कॉर्न ग्रो करते हैं तो 9 आप कॉटन ग्रो कर सकते हैं। जब आप 1 कॉर्न ग्रो करेंगे, दिस इज द 1 एंड 9, तो 9 यहाँ पर आप, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप 9 जो है वो ग्रो कर पाएंगे। ऐसे करके जब आप पॉइंट्स अरेंज करेंगे
व्हेन यू विल अरेंज दिस पॉइंट, तो ये आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा जो कि आपको यहाँ पर शो की गई है। तो ये जो आपका ग्राफ है, दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ आपका बनेगा, जो पॉइंट्स है, ये पॉसिबिलिटी ए है, ये पॉसिबिलिटी बी है, ये पॉसिबिलिटी सी है, ये पॉसिबिलिटी डी है, ये पॉसिबिलिटी ई है। दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ए बी सी डी ई, ये 5 पॉसिबिलिटी जो थे वो पॉसिबिलिटी हैं। तो इन पॉसिबिलिटी का जब आपने ये ग्राफ बनाया तो इसे हम कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो आप इसे लिख सकते हैं। ये एक ऐसी लाइन है जहां पर हमने रिसोर्स को क्या किया है, फुल्ली यूटिलाइज किया है। हमने रिसोर्स को क्या किया है, फुल्ली यूटिलाइज किया है। अब नॉन फुल्ली यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे इसी लैंड में अगर हम मान लेते हैं 10 केजी, या फिर मैं एक पॉसिबिलिटी और बनाऊं कि 9 केजी अगर हम यहाँ पर कॉटन ग्रो कर सकते हैं और साथ साथ 1 केजी अगर हम कॉर्न ग्रो कर सकते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 1 केजी कॉर्न ग्रो करके यहाँ पर 8 ही केजी कॉटन ग्रो करें, या हम 7 ही केजी कॉटन ग्रो करें। तो ये पॉसिबिलिटी तो है, यानी जो मैक्सिमम लिमिट हम कर सकते हैं, एक लैंड में अगर हम 10 केजी कॉटन ग्रो कर सकते हैं तो हम 5 केजी भी कर सकते हैं, 4 केजी भी, 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन 10 से कम तो कर सकते हैं। यानी यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर पॉइंट्स जो हैं वो तो पॉसिबल हैं, लेकिन अगर वो पॉइंट्स आप यूज़ करेंगे तो इसमें आपकी रिसोर्स तो वेस्ट हो रही है। यानी अगर ये लैंड है, इस लैंड की कैपेसिटी 10 केजीज कॉटन ग्रो करने की है, अगर आप 7 केजी कर रहे हैं, 8 केजी कर रहे हैं, तो आप रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में इस अंदर जो होगा वो उसे हम कहेंगे कि रिसोर्स का यहाँ पर क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। और अगर इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 10 केजी हम कॉटन ग्रो कर सकते हैं तो यहाँ पर हम 11 या 12 केजी कॉटन तो ग्रो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस कारण से इसके ऊपर चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसके नीचे पॉसिबल है, लेकिन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो ये लाइन है, इस पे आपका रिसोर्स जो है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रही है और आप जो है चीज़ों को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, अगर यहाँ पर देखें, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है जो कि सीडीएस में आया हुआ है, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ को लेते हैं तो हमें कुछ चीज़ मिस करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करूँ आपको, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हमें 1 केजी कॉर्न चाहिए, हम अपने ग्राउंड में चाह रहे हैं, हम अपने लैंड में चाह रहे हैं कि सर हम 1 केजी और जो है वो कॉर्न को ग्रो करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉटन जो है वो 9 हो गया, 10 का 10 नहीं रहा। यानी आपने 1 केजी कॉर्न के लिए 1 केजी कॉटन को क्या किया, मिस किया। तो इसे हम क्या कहेंगे, 1 केजी जो कॉटन है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, यानी 1 केजी कॉर्न के लिए हमने 1 केजी कॉटन को मिस किया। अगर यहाँ देखें, हमने 3 केजी क्या किया, कॉर्न को ग्रो किया, तो इसके लिए हमने 6 केजी ऑफ कॉटन को क्या किया, मिस किया। तो इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। यानी अगर रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड है, आप जो चीज़, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एक चीज़ खरीदना चाहते हैं, एक बाइक खरीदना चाहते हैं, मान लो 2 बाइक खरीदना चाहते हैं, तो आप 50,000 की 2 खरीद लेंगे, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि आपको एक कोई और चीज़, फॉर एग्जांपल कोई भी एक फ़ोन लेनी है 50K की, तो आपको अगर एक 50K की फ़ोन लेनी है तो आपको एक बाइक फिर छोड़ना पड़ेगा। यानी आप एक बाइक और एक फ़ोन ले सकते हैं। तो यानी एक फ़ोन लेने के लिए आपने एक बाइक को क्या किया, मिस किया। तो उस जो बाइक को आपने मिस किया उसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये सीडीएस में आया हुआ है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी, इसे हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझ आ गई, ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको गवर्नमेंट कोई भी चीज़ फ्री दे रही है, इसको नोट कर लेंगे, गवर्नमेंट कोई भी चीज़ फ्री दे रही है तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन बियर कर रहा है, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो टैक्स पेयर बियर कर रहा है, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। टैक्स पेयर जो है वो उसे बियर करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, एक तो होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी सारे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, प्लान करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं लाइक प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, ये सारे क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन है तो आपको पता हो गवर्नमेंट स्कूल, हेल्थ सर्विस है तो क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है।
लेकिन वहीं पर अगर देखें, इन सभी चीज़ों को उतना नोट करने की ज़रूरत नहीं, ये कॉमन सी चीज़ें, इस पे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि मार्केट सारी चीज़ें डिसाइड करता है, यानी सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट के द्वारा डिसाइड होती हैं। अब देखिए, मैंने बताया कि अभी बताया था कि मार्केट क्या होता है। तो मार्केट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर फ्री इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल परस्यूइंग देयर रेस्पेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी अगर एक लेमन लैंग्वेज बोले तो जहां पर आपको एक्सचेंज करने के, यानी ये एक प्लेस है मार्केट जहां पर आप अपने गुड्स को ला सकते हैं या फिर जो आपने प्रोड्यूस किया है वो प्रोड्यूस को ला सकते हैं फॉर दी कंजम्पशन। यानी अभी मैंने बताया कि एक तरफ हमारे बेसिक एक्टिविटीज़ में अगर प्रोडक्शन है और एक तरफ हमारे सामने कंजम्पशन है, तो जो बीच में प्लेस है जहां पर एक्सचेंज होंगी चीज़ें, वहां पर उस प्लेस को हम मार्केट कहते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर टेक प्लेस इन द मार्केट, मार्केट में जो है वो इंटरेक्शन होता है बायर और सेलर का। तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई फिजिकल मार्केट में ही हो, जो आप लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि मार्केट, हाँ एक फिजिकल है मार्केट, लेकिन ये टेलीफोन के थ्रू हो सकता है, ये इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन मार्केट। ठीक है, तो मार्केट कोई भी प्लेस हो सकती है जहां पर हम, Amazon इज अ मार्केट प्लेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब अगर हम देखें मार्केट में क्या होता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर विथ प्राइस इज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बिटवीन द बायर एंड सेलर। देखिए इसमें कैसा है कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ बायर और एक सेलर है। अब फॉर एग्जांपल दिस इज एन एप्पल, 1 kg आपको एप्पल लेना है। ठीक है, एक बायर है, वो चाहता है कि 80 रुपीज़ में मैं 1 kg एप्पल खरीद लूँगा। जो सेलर है वो चाहता है कि नहीं, मैं तो 120 रुपीज़ kg बेचूंगा। तो क्या होगा, इसमें हमारा होगा नहीं, ये हम ऐसे आगे समझेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम में, इसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या है, सेलर को पता है कि मुझे इस एप्पल को सेल करना है, तो वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो वो देखेगा कि ठीक है मैं 100 में सेल कर दूंगा, या बायर को भी लगेगा कि ठीक है मैं 100 तक तो बाई कर सकता हूँ। तो ये 100 क्या हो गया, एक मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई, जहाँ पर दोनों ही एग्रीड है, सेलर भी 100 रुपीज़ में बेचना चाह रहा है और बायर भी 100 रुपीज़ में खरीदना चाह रहा है। या आपने खुद में भी देखा होगा, जब आप कुछ चीज़ों को खरीदते हैं तो वहाँ पर आप इस तरह के एग्रीमेंट्स करते हैं, आप बोलते हैं कि थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं, आप थोड़ा कम आ जाइए। ठीक है, जैसे कि यहाँ से 80 से ये 20 रुपीज़ बढ़े, तो अगर 120 है आपका तो आप 20 रुपीज़ कम हो जाइए, तो 100 रुपीज़ में दोनों ने ये कर लिया, तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअली एग्रीड प्राइस। ठीक है, ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें कॉमन देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे। क्वेश्चन आपका कहाँ से बनेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिस इज कॉन्केव ओरिजिन, ये याद रखेंगे, ये ग्राफ क्या है, कॉन्केव ओरिजिन है, कॉन्केव टू ओरिजिन, ये क्वेश्चन आता है, तो ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। देन कमिंग टू दिस नेक्स्ट पार्ट, अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ऑल दी इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर जनरली हम देखें तो मिक्स्ड इकोनॉमी ही ज़्यादातर होती है, इंडिया भी बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, जहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती हैं, लेकिन जो अदर है वो मार्केट के द्वारा ली जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें कि डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है, तो डिफरेंस जो है वो मेन रोल ऑफ द गवर्नमेंट पे देखने के लिए मिलती है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो गवर्नमेंट है उसकी रोल बहुत ही मिनिमल है इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन वहीं पर अगर सोवियत यूनियन, रशिया देखें तो वहां पर आपको पूरी तरह से सेंट्रल प्लान इकोनॉमी देखने के लिए मिलती है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद अगर देखें तो जो गवर्नमेंट थी उनकी रोल थी, बाद में इसे ये कर दिया गया, ठीक है, कम कर दिया गया। बाकी देखिए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। वैसे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वो होती है जहां पर हम मैकेनिज्म के फंक्शन को समझते हैं, और नॉर्मेटिव में क्या होता है, वो डिजायरेबल है या नहीं, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड, आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस की, तो बहुत ही सिंपल है। जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखते हैं, जो कि अब आगे चल के देखेंगे। लेकिन जब हम एग्रीगेट कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो वो मैक्रो के अंतर्गत आ जाता है। अगर एक व्यक्ति के डिमांड को देखें तो वो हमारे माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाएगा। जब हम एग्रीगेट डिमांड को देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड को, तो वो हमारा मैक्रो के अंतर्गत कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। वैसे हम वन बाई वन करके जब चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट जो है वो पता चलती चली जाएंगे। ठीक है, बाकी देखिए प्लान ऑफ बुक इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस तरह से आपका जो है वो फर्स्ट चैप्टर इज बिंग कंप्लीटेड। इस चैप्टर में देखिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके अच्छे से नोट्स बना लें, क्वेश्चंस जो बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। बाकी आप अपने फीडबैक जरूर दें हमें, ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। कैसा लगा आपको ये सीरीज़, एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप बता सकते हैं। हम इस सीरीज़ को पूरे बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से
से आपके साथ कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।